हेलो मेरे डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, आज की जो क्लास है वो भाई विलेयता से संबंधित है। और विलेयता से संबंधित भाई हमें बहुत ही जरूरी जो है ना चीजें हमारे एग्जाम में जो पूछी जाती हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो विलेयता से संबंधित आज हम बहुत सी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारे लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डियर साथियों, इससे पहले जो है ना आपको एक न्यूमेरिकल का वीडियो मिला था, है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो सांद्रता ज्ञात करने से विधियां थी उनसे संबंधित एक न्यूमेरिकल का वीडियो जो है ना आपको मिला था। आई होप आपने करके भी देखे होंगे। लेकिन अभी जो न्यूमेरिकल का जो सिलसिला है पूर्णतः खत्म नहीं होता। ठीक है, अभी हम इसके न्यूमेरिकल और करने वाले, टेंशन नहीं लेना, अभी और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल हमने जो है ना टेलीग्राम पे डाले हैं, तो वो न्यूमेरिकल भी आप लगा लेना। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हम आपको जो कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट है वही प्रोवाइड करेंगे। और जो अलग से, जैसे मान के चलो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ चीजें रह रही हैं तो वो हम टेलीग्राम पे आपको शेयर करेंगे, या प्रैक्टिस जो सीट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, तो ये चीजें हम आपको शेयर करेंगे टेलीग्राम पे। तो वो भी आप अपने जो है ना नोट्स में ऐड करते जाना। ठीक है, क्योंकि आपका जो 100% रिजल्ट बनाने का जो जिम्मा है हम बिल्कुल पूर्ण करेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है। ठीक है, और हमारा साथ आपको बस इतना ही देना है कि भाई आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर कोई नया आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना हम आपको सपोर्ट चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई रुपया नहीं लगेगा, है ना, बस इतना करना। और आपको अगर नोट्स की जरूरत है तो नोट्स भी हम टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देंगे। ठीक है ना, चलो। और जिसको भी हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है वो चाहिए एकदम फ्री में, है ना, तो मात्र आपको 100 रुपये लगेंगे, और 100 रुपये में आपके व्हाट्सएप नंबर पे इनकी सारी पीडीएफ जो है ना वो भेज दी जाएंगी। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए है वो आपका जो नंबर है 7509474692, है ना, इसके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और उसको सारी की सारी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है विलेयता से संबंधित। ठीक है ना, चलो। और एक बार टेलीग्राम चैनल को और बता दे रहा हूँ बेटा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है GANESHAY, ठीक है, स्पेस लगाना, WORLD, वर्ल्ड, ये गणेशा वर्ल्ड, ये आप सर्च करना और उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस पे आपको कंटेंट मिलता है जो भी, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ा, जो भी एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस सीट या वगैरह वगैरह जो भी दिया जाएगा वो यहाँ दिया जाएगा। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मात्र आपको 100 रुपये में, मात्र आपको 100 रुपये में जो है ना हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी जाएगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये सब बातें रही, और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो विलेयता, इससे संबंधित जरा बहुत अच्छे से इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो देखो विलेयता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, चलो विलेयता क्या होती है वो आपको बता रहा हूं। देखो, अगर मैं इस ता को हटा दूं, अगर मैं इस ता को हटा दूं तो आप खुद देखो ये क्या बचा है, विलेय है। क्या बचा है, विलेय है। मतलब विलेय बचाना मतलब जो विलेयता है तो विलेय पदार्थ की मात्रा, जो विलेयता आपको दिख रही है ना, है तो क्या, विलेय पदार्थ की मात्रा ही है। क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा। बट कौन सी विलेय पदार्थ की मात्रा वो जानना जरूरी है। तो आओ जरा ध्यान से हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे पास बेटा यहाँ पर 3 पात्र हैं। जैसे एक पात्र हमारे पास ये है, दूसरा पात्र हमारे पास ये है, और तीसरा पात्र हमारे पास ये है। मेरे पास ये 3 पात्र हैं। ठीक है ना बेटा, प्रत्येक पात्र में 100 ग्राम जल है। प्रत्येक पात्र में कितना ग्राम जल है बेटा, 100 ग्राम जल है। प्रत्येक पात्र में कितना ग्राम, 100 ग्राम जल है। ठीक है ना, तो आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि इस 100 ग्राम जो जल है, जो 100 ग्राम जल है, इस 100 ग्राम जल में अगर हम 50 ग्राम नमक मिलाएं, 50 ग्राम क्या मिलाएं बेटा, नमक मिलाएं, तो आप क्या बोलोगे, 50 ग्राम नमक 100 ग्राम जल में घुल जाएगा? हाँ, आप बोलोगे हाँ सर घुल जाएगा। मैंने फिर यहां पर 70 ग्राम नमक मिलाया। कितना ग्राम नमक मिलाया, 70 ग्राम। क्या 70 ग्राम जो नमक है, 70 ग्राम नमक है, इस जल में घुल जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ सर 70 ग्राम नमक भी घुल जाएगा। लेकिन फिर मैंने यहां पर 90 ग्राम नमक मिलाया। कितने ग्राम नमक मिलाया, 90 ग्राम नमक मिलाया। तो आप बोलोगे क्या 90 ग्राम नमक
इसमें घुल जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर 90 ग्राम भी घुल जाएगा, लेकिन 90 से फिर मैं एक और बढ़ा के 91 ग्राम करूं तो फिर वो 91 ग्राम नमक इसमें नहीं घुलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आपका जो 100 ग्राम नमक है, 100 ग्राम जल है, इस 100 ग्राम जल में 90 ग्राम नमक घुल सकता है। अधिकतम मात्रा नमक की कितनी हो सकती है? 90। 90 से ज्यादा नहीं हो सकती। 90 से अगर ज्यादा होगी तो वो मात्रा जल में नहीं घुलेगी। तो आप यहां बताओ विलेय क्या है और विलायक क्या है? तो आप बोलोगे सर ज्यादा मात्रा वाला जल है तो जल है विलायक, और कम मात्रा वाला कौन है? नमक। तो नमक क्या है? विलेय। तो यहाँ भी नमक क्या है? विलेय। और यहाँ जल विलायक। यहाँ भी नमक क्या है? नमक क्या है? विलेय। और जल क्या होगा? विलायक। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा कहाँ? देखो यहाँ तो 50 ग्राम है, यहाँ कितनी है? 70 ग्राम, और यहाँ कितनी है? 90 ग्राम। और 90 ग्राम अधिकतम मात्रा है जो इस 100 ग्राम जल में घुल सकती है, और 90 से 1 ग्राम ज्यादा भी बढ़ाया तो वो मात्रा जल में नहीं घुल रही। मतलब यहाँ विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा कौन सी है? 90 ग्राम। क्या है? 90 ग्राम, जो 100 ग्राम जल में घुल सकती है। और जो बेटा विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? विलेयता। देखो विलेय पदार्थ की कोई भी मात्रा जो होगी वो सांद्रता होगी। विलेय पदार्थ की कोई भी मात्रा जो होती है, जैसे 50 ग्राम है, 70 ग्राम है, ये क्या होगी? सांद्रता होगी। लेकिन विलेय पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा होगी जो उस विलायक में घुल सकती है वो क्या होगी? सांद्रता। वो क्या होगी? सांद्रता। तो विलेय पदार्थ की मात्रा है तो विलेय, लेकिन विलेय कौन सी विलेय है? तो ये विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा है। ठीक है ना? तो ये लिखा भी है, विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है उसे विलेयता कहते हैं। क्या बताओ ये 50 ग्राम विलेयता है? आप बोलोगे सर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा नहीं है। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? तो हाँ। क्यों है? क्योंकि ये विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा है, और विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? विलेयता बोलते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना। तो विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है उसे हम क्या बोल देते हैं? विलेयता। अब बेटा जो विलेयता है हमें हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर 2 टाइप की पढ़नी है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ने हैं। विलेयता कितने टाइप की होती है और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ने हैं। टेंशन मतलब सब समझा देंगे। ठीक है? तो बेटा विलेयता हम 2 टाइप की पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे गैस की द्रव्य विलेयता। अब देखो गैस की द्रव्य विलेयता मतलब गैस का द्रव में मिलना, गैस का द्रव में मिलना या घुलना। ठीक है ना? गैस की द्रव्य विलेयता का मतलब क्या है? गैस का द्रव में मिलना या घुलना। तो किसी गैस का द्रव में या फिर किसी गैस की वह अधिकतम मात्रा जो द्रव में घुल सकती है वो क्या कहलाएगी? गैस की द्रव्य विलेयता। अब यहां देखो ठोस की द्रव्य विलेयता, तो हमें ठोस को द्रव में मिलाना है। देखो गैस की द्रव्य विलेयता में गैस को द्रव में मिलाएंगे, और ठोस की द्रव्य विलेयता में ठोस को किस में मिलाएंगे? द्रव में। तो ठोस की द्रव्य विलेयता मतलब ठोस को द्रव में मिलाएंगे। ठीक है? तो ठोस की वह अधिकतम मात्रा जो द्रव में घुल सकती है वो क्या कहलाएगी? ठोस की द्रव्य विलेयता। और गैस की अधिकतम मात्रा जो द्रव में घुल सकती है वो कहलाएगी गैस की द्रव्य विलेयता। ठीक है ना? तो इनको एक एक को अच्छे से समझेंगे और फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे बढ़िया अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलो आ जाओ एक एक को समझेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे गैस की द्रव्य विलेयता। हम गैस की द्रव्य विलेयता को समझेंगे बड़ा अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे से। आप सुनना समझना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में पूरा आ जाएगा। देखो सर हमने परिभाषा पढ़ ली तो इतना तो समझ में आएगा कि जो विलेयता शब्द है वो अधिकतम है, विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा है। ठीक है ना? चलो अब हमें क्या करना है? गैस की द्रव्य में देखता है। गैस की द्रव्य में क्या देखना है? विलेयता। मतलब मेरे डियर साथियों जो गैस है इस गैस को हमें द्रव्य में बदलना है, गैस को हमें द्रव्य में मिलाना है। ठीक है? अगर गैस को हमें द्रव्य में मिलाना है तो गैस को द्रव्य में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान सुन लो। देखो स्थिर ताप व दाब पर, देखो कोई भी चीज जो है ना स्थिर ताप और स्थिर दाब पर की जाती है ना तो वो चीज ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए मोस्टली चीजों को स्थिर ताप और स्थिर दाब पर किया जाता है। तो देखो क्या लिखा है? स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस की, अब कोई भी गैस हो सकती है, जरूर नहीं कि जो हमने मानी वही गैस हो, कोई भी गैस हो सकती है। ठीक है? तो स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस की वह अधिकतम मात्रा, अधिकतम तो शब्द आएगा ही क्योंकि क्या है? विलेयता है। तो स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस की वह अधिकतम मात्रा जो दिए गए द्रव में घुल सकती है
जो दिए गए द्रव में क्या हो सकती है, घुल सकती है। जो भी आपने द्रव लिया है उसमें क्या हो, घुल सकती है, उसे गैस की द्रव्य विलेयता कहते हैं। और ऐसे ठोस की द्रव्य विलेयता आता तो क्या लिखते, स्थिर दाब पर किसी गैस की वह अधिकतम, सॉरी किसी ठोस की आता है ना, क्योंकि ठोस की देखते तो किसी ठोस की वह अधिकतम मात्रा जो दिए गए द्रव में घुल सकती है उसे ठोस की द्रव्य विलेयता कहते हैं। इतना सा चेंज होता, पूरा सेम हो जाता, कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया। ये आपको गैस की द्रव्य विलेयता समझ गए, किसी गैस का द्रव में मिलना या घुलना गैस की द्रव्य विलेयता कहलाता है, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली आपको परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, ये बात समझ गए। अब जो गैस की द्रव्य विलेयता है इसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। अब वो कारक क्या है, देखो वो कारक ये है, गैस की प्रकृति भी है। जैसे मान के चलो किसी इंसान की प्रकृति है, कोई इंसान थोड़ा बहुत समझाओ और समझ जाता है और उसमें अच्छे गुण आ जाते हैं, लेकिन कोई इंसान ऐसा होता है उसको कितना भी समझाओ उसके आगे सिर पटक के मर जाओ लेकिन उसकी समझ में नहीं आता, ऐसा होता है ना। तो ऐसा ही मेरे भाई इसके साथ भी है, ऐसा ही मेरे भाई इसके साथ भी है। जैसे कारक है पहला गैस की प्रकृति, देखो गैसें दो टाइप की होती है, कैसी होती है सर, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो शीघ्रता से द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी, शीघ्रता से बड़ी आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी, और जब वो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी तो द्रव के साथ मिल जाएंगी, क्योंकि समान समान आपस में मिल जाते हैं, समान समान आपस में मिल जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं कि नहीं। समान लोगों में क्या होती है, मिल जाते हैं, और असमान लोग हमेशा थोड़े से दूर रहते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको सिद्धांत पता ही है, ठीक है। तो गैस की प्रकृति, तो ऐसी गैसें जो शीघ्रता से द्रव में घुलनशील होती हैं, मतलब कुछ गैसें होती हैं वो आसानी से द्रव में बदल जाती हैं, तो ऐसी गैसें जो शीघ्रता से द्रव में घुल सकती हैं। अब ऐसी गैसें कौन सी हैं जो शीघ्रता से द्रव में घुल सकती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और अमोनिया NH3। ये एक ऐसी गैसें हैं जो शीघ्रता से आसानी से द्रव में घुल जाती हैं। तो ऐसी गैसों के लिए जो द्रव्य विलेयता है वो क्या होगी, अधिक होगी, वो क्या होगी, अधिक होगी। मतलब ऐसी गैसें जो शीघ्रता से आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाएंगी उनकी द्रव्य विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी, निश्चित है यार भाई। जब हम आसानी से समझ जाएंगे तो भाई हमारे अंदर अच्छे गुण आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आसानी से द्रव में मिलाना और आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे, और हमें गैस की द्रव्य विलेयता मतलब गैस को द्रव में ही मिलाना है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहां देखो जबकि लिखा है, अब इस जबकि में आपको अपनी कॉपी में लिखना है, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्या लिखना है, जबकि ऐसी गैसें जो शीघ्रता से द्रव में परिवर्तित नहीं होती। देखो ये तो द्रव में शीघ्रता से हो रही थी, लेकिन ये ऐसी गैसें ले रहे हैं अपन जो शीघ्रता से द्रव में परिवर्तित नहीं होंगी। अब जब शीघ्रता से द्रव में परिवर्तित नहीं होंगी तो उनकी जो विलेयता है वो कम होगी। अब आसानी से द्रव में परिवर्तित नहीं हो रही, द्रव में मिल नहीं रही, तो गैस की द्रव में विलेयता भी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें यही लिखना है, एवं जबकि ऐसी गैसें जो शीघ्रता से द्रव में परिवर्तित नहीं होती। अच्छा, शीघ्रता से द्रव में परिवर्तित कौन कौन सी गैसें नहीं होती, जैसे आपका H2 हुआ, हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जैसे आपकी क्लोरीन गैस हुई, ठीक है, जैसे आपकी ऑक्सीजन गैस हुई, जैसे आपकी नाइट्रोजन गैस हुई। ये ऐसी गैसें हैं जो शीघ्रता से द्रव में परिवर्तित नहीं होती, तो ऐसी गैसों की द्रव में विलेयता कम होगी, ऐसी गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट पूरा बन गया, जबकि मैं आपको पूरा करके इसको लिख लेना है, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट, ताप। अगला पॉइंट क्या है बेटा, ताप। अब यहाँ ध्यान से सुनना है, मेरी कुछ बातें ध्यान सुनना। अब आप हमें ये बताओ, जैसे आपके पास जल रखा है, क्या रखा है, जल, पानी। आप पानी को यदि गर्म करोगे, पानी को क्या करोगे, गर्म करोगे, तो पानी जो है, जो जल है, जो द्रव अवस्था में है, वो काय में परिवर्तित होगा, गैस में परिवर्तित होगा। काय में परिवर्तित होगा, गैस में परिवर्तित होगा, होगा कि नहीं होगा। जब आप ताप बढ़ाओगे तो द्रव किस में परिवर्तित होता है, गैस में। किस में परिवर्तित होता है, गैस में होता है ना परिवर्तित। तो आपको क्या करना है, आपको और गैस को द्रव में मिलाना है, आपको गैस को द्रव में परिवर्तित करना है कि नहीं। तो आप हमें ये बताओ, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। तो आप बोलोगे सर घटेगी, मैं बोलूंगा क्यों।
मैं बोलूंगा क्यों, तो आप बोलोगे सर ताप बढ़ाने पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है, और हमें क्या करना है सर, गैस को द्रव में, हमें उल्टा करना है। तो ताप बढ़ाओगे तो गैस की द्रव में विलेयता जो है वो घटेगी। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, और हमें वही तो नहीं करना, हमें तो उल्टा करना है। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, और हमें गैस को द्रव में करना है, उल्टा करना है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? ठीक है, अगला पॉइंट है दाब। दाब, अब भाई आप थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। आपके घर में सिलेंडर है, आप बोलोगे हाँ सर है। आपके घर में सिलेंडर है, आप बोलोगे हाँ सर है, हमारे घर में सिलेंडर है। तो बेटा आप बताओ सिलेंडर में क्या भरी हुई है, गैस। क्या भरी है, गैस। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गैस भरी हुई, लेकिन वो गैस क्या गैस अवस्था में उसके अंदर भरी है? तो आप बोलोगे सर नहीं, वो गैस द्रव अवस्था में भरी है। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि वो गैस द्रव अवस्था में भरी कैसे गई, गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित कैसे हो जाती है? बोलोगे सर नहीं पता। तो सुनो आप ध्यान से मेरे भाई, किसी भी गैस को हम द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, किसी भी गैस को हम द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। तो कैसे सर? तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना होता है, पहले जो गैस होती है उस गैस को किसी पात्र में भर दिया जाता है, और फिर उस पर प्रेशर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्रेशर, मतलब दाब लगाया जाता है। तो कोई भी गैस पर अगर हम दाब लगाएं तो वो अधिक दाब पर वो गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बेटा, ध्यान सुनो। जैसे मान के चलो मेरे पास एक पात्र है, मेरे पास क्या है, पात्र, ये पात्र है। अब इस पात्र में मैंने यहां तक गैस भर दी। क्या भर दी? यहां तक क्या कर दी, गैस भर दी। ये भरी हुई है गैस। क्या भरी हुई है, गैस। ठीक है, और अगर मुझे इस गैस को द्रव में बदलना है तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, एक पिस्टन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, पिस्टन। अब पिस्टन क्या होता है, तो पिस्टन, पंप देखा है, हवा भरने वाला पंप, हवा भरने वाला पंप देखा है, तो उस पर जो जिससे हवा भरते हैं वही तो पिस्टन है, वही तो क्या है, पिस्टन है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे इस पर, पिस्टन। और जैसे ही हम पिस्टन लगाएंगे, जैसे ही हम पिस्टन लगाएंगे तो इस पिस्टन के द्वारा हम क्या लगाएंगे, इस पर दाब। और जब दाब लगाएंगे तो जो गैस है, इस गैस पर दाब लगेगा तो ये जो गैस है इसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब इसके आयतन में, सॉरी आयतन में नहीं, इसकी मात्रा में, जो गैस है इसकी मात्रा में वृद्धि होगी। और जब इसकी मात्रा में वृद्धि होगी तो ये गैस जो है ना सिकुड़ेगी। गैस क्या होगी, सिकुड़ेगी, मतलब गैस के अणु पास पास आएंगे, और जब गैस के अणु पास पास आएंगे तो वो गैस जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए तो वो ठोस है, और द्रव के अणु भी पास पास होते हैं, लेकिन गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। जब उनको पास लेकर आया जाएगा तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है ना? तो दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? तो आप बोलोगे सर दाब बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने से गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। दाब बढ़ाने से, क्योंकि आप यहां लिखना, क्योंकि दाब बढ़ाने से गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये पॉइंट आपको लिखना है। फिर से बोल रहा हूं, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि दाब बढ़ाने से गैस की मात्रा में वृद्धि हेतु होती है, जिससे कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ये पॉइंट आपको लिखना है। तो आई होप मेरे डियर साथियों आपको पूरा समझ में आया होगा, गैस की द्रव में विलेयता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ये सारा कुछ आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है ना? तो गैस की द्रव में विलेयता होती है खत्म। अब हम आ जाएंगे ठोस की द्रव में विलेयता पर। अब ये ठोस की द्रव में विलेयता, अब देखो ठोस की द्रव में विलेयता मतलब हमें क्या करना है,
ठोस को द्रव में मिलाना। हमारा काम क्या है? ठोस को द्रव में मिलाना है, मतलब ठोस को द्रव में परिवर्तित करना है। तो ठोस को द्रव में परिवर्तित करना है तो पहले ठोस की द्रव्यलीनता होती क्या है उसको देख लेना है, ठीक है, एग्जैक्ट परिभाषा, और फिर आगे इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो सिंपल सी बात, ठोस की द्रव्यलीनता क्या है? मतलब ठोस को द्रव में परिवर्तित करना। ठोस की द्रव्यलीनता क्या होती है? अब थोड़ी एग्जैक्ट परिभाषा इसकी देख लेते हैं। तो एग्जैक्ट परिभाषा बेटा इसकी ये है, स्थिर ताप व दाब पर। कौन से ताप पर? स्थिर ताप पर और स्थिर दाब पर। तो स्थिर ताप व दाब पर किसी ठोस की वह अधिकतम मात्रा जो दिए गए द्रव में घुल सकती है, जो दिए गए द्रव में क्या हो सकती है? घुल सकती है, मतलब मिल सकती है, उसे ही ठोस की द्रव्यलीनता कहते हैं। ये तो परिभाषा बिल्कुल सेम है, ये तो परिभाषा बिल्कुल क्या है? सेम। लेकिन क्या है? तो लेकिन इसके कारक थोड़े से अटपटे से, थोड़ा सा समझना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कारक, प्रभावित करने वाले कारक में पहला बेटा कारक ये है ठोस व द्रव की प्रकृति। मतलब देखो, ठोस की द्रव्यलीनता का पहला कारक क्या है? ठोस व द्रव की प्रकृति। तो मतलब ये जो ठोस की द्रव्यलीनता है ठोस और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो सर ये कैसी बात हुई? तो देखो, आपको ये तो पता है, ये पता है समान समान में घुलता है, समान समान में घुलता है, समान समान में घुलता है, ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है। जैसे जल में जल मिलाओ मिल जाएगा, दूध में दूध मिलाओ मिल जाएगा, लेकिन जल में तेल मिलाओ, ऑयल, क्या जल में तेल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा वो जरा ध्यान से समझो। आओ जरा ध्यान से समझ लीजिए बेटा। देखो, आप यहां पर दो चीजों को समझो। दो चीजें क्या है? तो पहला है ध्रुवीय अणु और दूसरा है अध्रुवीय अणु। क्या है बेटा? अध्रुवीय अणु। ठीक है, चलो आ जाओ जरा ध्यान से समझिए। अब ध्रुवीय अणु क्या होता है? देखो बेटा, आपको केमिस्ट्री में आपने देखो प्लस और माइनस पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में हमने आपको यही बताया होगा, इस पर प्लस आवेश होता है, इस पर माइनस आवेश होता है। लेकिन आपने फिजिक्स में आपने सुने होंगे एक नॉर्थ ध्रुव और एक साउथ ध्रुव, NS ध्रुव। लेकिन केमिस्ट्री में तो प्लस माइनस सुना ही है ना, केमिस्ट्री में तो केवल सुना है प्लस और माइनस। तो बेटा जो प्लस और माइनस होते हैं, जो प्लस और जो माइनस होते हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो केमिस्ट्री में प्लस माइनस को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो ध्रुवीय अणु क्या है? तो भाई ऐसा अणु जिस पर प्लस और माइनस दोनों होते हैं उसे ध्रुवीय अणु बोलते हैं। जैसे मान के चलो H2O है, H2O। अब आपको पता है H2O में H पर क्या होता है? प्लस, और O पर क्या होता है? माइनस होता है। O पर क्या होता है? माइनस। देखो प्लस माइनस है मतलब ध्रुवीय है। जैसे ये NaCl है, NaCl पर Na पर प्लस, Cl पर माइनस, तो ये ध्रुवीय है। ठीक है, अब और देखें, जैसे KCl है ना, KCl है, K पर प्लस है, Cl पर माइनस है, तो ये ध्रुवीय है। क्या है? ये ध्रुवीय है। तो ऐसे अणु जिस पर प्लस माइनस होता है उसे बोलते हैं ध्रुवीय। लेकिन ऐसे अणु जिस पर या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो उसे बोलते हैं अध्रुवीय। जैसे मान के चलो H2 है। अब H2 में दो H है और दोनों H पे तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, मतलब ये अध्रुवीय है। ठीक है, अब जैसे N2 हुआ, ये भी अध्रुवीय है। जैसे CO2 हुआ, CO2 भी अध्रुवीय है, क्योंकि जो C है वो भी माइनस वाला है और O है वो भी माइनस वाला, तो ये अध्रुवीय हो गया। ठीक है, जो CO2 है वो भी क्या है? अध्रुवीय। जैसे C6H6 ये भी माइनस से बनेगा और ये भी माइनस बनेगा, तो ये अध्रुवीय अणु है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये अध्रुवीय अणु है ना। जैसे पेंट है ना, जैसे बसा है ना, ये अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। पेंट हुआ, बसा हुआ, ये अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ठीक है ना, तेल हुआ, ये अध्रुवीय अणु कहलाते हैं, क्योंकि इन पर कोई प्लस माइनस एग्जैक्ट नहीं होता कि प्लस इज एग्जैक्ट माइनस, है ना। तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ठोस व द्रव की प्रकृति, और यहाँ पर लिखा है समान समान में घुलता है, समान समान में घुलता है। ये बात लिखिए। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु पहचान गए आप, समझ गए? ठीक है, इनको आप नोट कर लो, इनको हटा रहे हैं क्योंकि अब हमें आगे समझाना है। बेटा ध्यान से सुनो इधर मेरी बात, है ना, मेरी बात बेटा यहाँ ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, देखो इधर, यहाँ पर बेटा मैं क्या ले रहा हूँ? विलायक। क्या ले रहा हूँ? विलायक। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ विलेय। यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? विलेय। और विलायक जो है हमें किसकी इसमें विलेयता देखना है? ठोस की द्रव में विलेयता।
अब ठोस को हम किस में मिला रहे हैं, द्रव में मिला रहे हैं, है ना। तो विलायक क्या होगा, आपका द्रव होगा, और विलेय क्या होगा, आपका ठोस होगा। विलेय क्या होगा, आपका ठोस होगा। तो ध्यान से सुनो बेटा, यदि आपका जो विलायक मतलब द्रव ध्रुवीय है, क्या है, ध्रुवीय है, जैसे मान के चलो H2 है ना, H2 ध्रुवीय है क्योंकि H पर प्लस और इस पर माइनस होता है, तो ये ध्रुवीय है। तो यदि हम ध्रुवीय में ध्रुवीय को मिलाएंगे, अगर हम ध्रुवीय में ध्रुवीय को मिलाएंगे तो जो विलेयता है वो अधिक होगी, लेकिन अगर हम अध्रुवीय को ध्रुवीय में मिलाएं तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो ध्रुवीय द्रव भी क्या है, ध्रुवीय, और विलेय मतलब ठोस भी क्या है, ध्रुवीय। जैसे NaCl ले लो, है ना, क्या ले लो, NaCl। जैसे जल में NaCl को जल में हम नमक को मिलाएं तो जल में नमक जो है ना अच्छे से घुल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, इसीलिए इस ठोस की इस द्रव में विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। इस ठोस की इस द्रव में विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। जैसे हम इस जल में ग्लूकोज को मिलाएं, किसको मिलाएं, ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज भी क्या है, ध्रुवीय, और ये भी क्या है, ध्रुवीय। तो जब इस ध्रुवीय में इस ध्रुवीय को मिलाएंगे तो विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। और देखो ये ठोस है और ये क्या है, द्रव है, और ठोस की द्रव में विलेयता भी होगी, तो ये क्या होगी, अधिक होगी विलेयता, क्योंकि हम ध्रुवीय में ध्रुवीय को मिला रहे हैं। लेकिन और फिर एक सेकंड और सुनो, और यदि हमारे पास यहाँ कोई अध्रुवीय है, क्या है, अध्रुवीय है, तो अध्रुवीय जैसे मान के चलो हमारे पास क्या है, अध्रुवीय में CO2 है, अध्रुवीय में क्या है, CO2, या फिर मान लो बेंजीन है, मान लो हमारे पास क्या है, बेंजीन, ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो यदि इस अध्रुवीय में अगर हम कोई अध्रुवीय मिलाएं, जैसे मान के चलो पेंट, क्या है ये, पेंट भी अध्रुवीय है, पेंट मतलब पॉलिश करने वाला, है ना, ये पेंट अध्रुवीय है। या फिर कोई बसा मिलाएं, तो बसा भी क्या है, अध्रुवीय है। तो ये जो आपका अध्रुवीय है, ये भी क्या है, अध्रुवीय। तो जब अध्रुवीय को अध्रुवीय मिलाएंगे, अध्रुवीय को अध्रुवीय में मिलाएंगे तो भी इसकी जो विलेयता है वो अधिक होगी, तो भी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन एक ध्रुवीय हो और एक अध्रुवीय हो, उसको मिलाएंगे तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। उसको मिलाएंगे तो विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। तो इस बात को याद रखना, ठोस व द्रव की प्रकृति पर ठोस की द्रव में विलेयता जो है ना निर्भर करती है, क्योंकि समान समान को घोलता है। तो आपको यहाँ पर ये बातें आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है, समान समान में घुलता है, ठीक है। तो यदि विलायक आपका क्या है, ध्रुवीय, और विलेय भी क्या है, ध्रुवीय, तो विलेयता अधिक होगी। और यदि विलायक अध्रुवीय है और विलेय भी अध्रुवीय है तो भी विलेयता क्या होगी, अधिक। लेकिन यदि विलायक ध्रुवीय है और विलेय अध्रुवीय है तो विलेयता कम होगी, और विलायक अध्रुवीय है और विलेय ध्रुवीय है तो विलेयता कम होगी, ठीक है ना। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। समान समान है तो विलेयता जो है ना अधिक, और असमान है तो विलेयता कम होगी। तो पहला पॉइंट आप समझ गए, पहला पॉइंट आप आपको अपनी कॉपी में लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे, ठीक है। इसमें मेरे भाई हमारा दूसरा पॉइंट है, क्या है, ताप। अब देखो, ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता अभिक्रियाओं पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में जो विलेयता है वो किस पर निर्भर करती है, अभिक्रियाओं पर। जब अभिक्रियाओं पे हम बात पे आते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लो। अब यहाँ देखो बेटा, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, यदि विलेय और विलायक को मिलाया जाए तो आपको पता है क्या बनता है, तो आप बोलोगे शर विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन बनता है। और एक बात और सुन लो, विलेय और विलायक को मिलाकर विलयन बनाने की जो क्रिया है वो विलीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, विलीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, विलेय और विलायक को मिलाकर विलयन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, विलीनीकरण। एक नई बात पता चल गई, विलेय और विलायक मिलते हैं तो क्या बनता है, विलयन। तो यहाँ पर एक बात सुनो, जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलयन तो बनता है, लेकिन जब विलयन बनता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती, मतलब जब विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं तो इसकी एंथैल्पी में कुछ परिवर्तन होता है, जो इसकी ऊष्मा है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ये जो विलयन है, इस विलयन की ऊष्मा में कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब वो परिवर्तन
कैसा होता है वो आपको बता रहा हूँ। तो देखो आपको पता है एंथैल्पी दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव, होती है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल आपको ये तो आपने 11th में ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बेटा क्या होता है, जब अगर एंथैल्पी जो है वो अगर पॉजिटिव है तो वो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, तो उस अभिक्रिया का नाम होता है ऊष्माशोषी। ठीक है, और जब एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। ये बातें आपको पहले से पता है कि नहीं पता, तो ध्यान रखना। विलय और विलायक को मिलाते हैं तो विलीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन बनता है, और जब विलयन बनता है तो उसकी एंथैल्पी में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन एंथैल्पी में पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिव होगा तो ऊष्माशोषी और नेगेटिव होगा तो ऊष्माक्षेपी। मतलब विलय और विलायक को मिलाने पर विलयन बनता है तो उसमें अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, वो अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी हो सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो बेटा ऊष्माशोषी एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अच्छा, ये समझ में नहीं आया सर, देखो इधर मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर जल में आप कलई या चूना डाल दो, ये पोतने वाला कलई या चूना होता है, तो जल में कलई या चूना डालने पर आपको पता है उसमें ऊष्मा निकलती है, और अगर ऊष्मा निकलती है तो वो ऊष्मा बाहर जाती है ना। जब ऊष्मा बाहर जाती है तो अंत में ऊष्मा कम बचती है, इसीलिए जो है ना ये ऋणात्मक हो जाती है एंथैल्पी में परिवर्तन, और ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, जैसे हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाते समय हम उसको ऊष्मा देंगे, जब तो चाय बनेगी ना, तो जो चाय बनने की जो प्रक्रिया है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया चलती है, क्योंकि हम उसको ऊष्मा देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माशोषी और कुछ अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माक्षेपी। अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जैसे मान के चलो, अगर हम जल में, देखो जो जल है इस जल में हम ग्लूकोज मिलाएं, क्या मिलाएं बेटा, ग्लूकोज, तो जल में ग्लूकोज मिलाने पर ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। सर ये समझ में नहीं आई, कैसे ऊष्माशोषी होगी, तो बेटा जैसे ही हम जल में जो है ना क्या मिला देंगे, ग्लूकोज मिला देंगे, जल में हम क्या मिला देंगे, ग्लूकोज मिला देंगे, तो जो जल है क्या है, जो जल है वो जल है थोड़ा सा ठंडा पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, थोड़ा सा ठंडा सा पड़ जाएगा, है ना। मतलब नॉर्मल जो जल जितना भी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, और जब हम इसको ऊष्मा देंगे तो फिर जाके जो ग्लूकोज है पूर्णतः जल में घुल जाएगा, है ना। तो ये ऊष्माशोषी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम इस जल में चूना मिला दें, मतलब CaO मिला दें, तो ये जो जल है, जैसे ही चूना मिलाएंगे तो ये जो जल है वो गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्म। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा को उत्पन्न करता है, और जब ऊष्मा को उत्पन्न करेगा और ये ऊष्मा बाहर निकल जाएगी तो ये ऊष्माशोषी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभिक्रियाएं दो टाइप की हो गई, तो ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य में विलेयता अभिक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो ये वाली बात आप समझ गए होगे ना। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, है ना। तो देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो आप इसमें लिखना ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य में विलेयता बढ़ती है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य में विलेयता क्या होगी, घटेगी। ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य में विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो ये बात आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका दाब, है ना। क्या है तीसरा पॉइंट बेटा, दाब। तो दाब में आप एक लाइन लिख लेना कि दाब बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य में विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, बस इतना ही लिखना। क्यों नहीं होता, क्योंकि ठोस और जो द्रव है वो असंपीड्य है, अधिकतम असंपीड्य है, इसको संपीडित ज्यादा नहीं कर सकते अपन, है ना। तो ठोस और दाब में लिख लेना, दाब बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य में विलेयता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, ठीक है ना। तो आई होप मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो चीज आपको समझ में आई होगी।
और अगर फिर भी कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना कि सर इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है, इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो हम कर देंगे, है ना। तो अब हमें हेनरी का जो नियम है, हेनरी का नियम पढ़ने में आसानी होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगली जो वीडियो है हेनरी नियम और राउल्ट नियम पर होगी और उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। चलो मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।